दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाढ़ के कहर का शिकार हो गए थे। उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे। रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रमेश बस थोड़ा और इंतजार कर, हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा। तू चिंता मत कर, चल हम दूसरी गली में चलकर देखते हैं। दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था। उसके पास ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। रमेश और टीना गली के अंदर जाकर वहाँ बैठा चौकीदार रोकता है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? हैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो। अंकल हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें अंदर जाने दो, क्या पता कोई हमें खाना दे दे। अरे यहाँ भीख मांगना मना है। चलो चलो जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुँचते हैं। वहाँ एक महिला थी। माताजी कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। वो औरत भी उन दोनों को कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। रमेश भूख से बेहाल हो रहा था। सुबह से चल चल कर थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, सुनिए कोई हमें खाना खिला दो। सुनिए घर में कोई है क्या? क्या कोई हमें खाना दे सकता है? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है। अरे कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं रहे, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था, सरला हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। टीना बेटा तुम अपने पिताजी के पास जाओ, रमेश को मैं उठा लूंगी। सभी गांव वाले अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे थे। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों को लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करिए, ठीक है? गया है साहब, आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए। वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते हैं, हमारे माता पिता वहीं रह जाते हैं और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है दूसरी ओर गांव में बना हुआ बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसी बाढ़ में हमारे माता पिता भी बह गए थे। अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना। अच्छा तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये कहकर वो लड़की घर की ओर खाना लेने चली जाती है। रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है वो गुस्से में तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो? निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो महिला बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है। ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है। तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से भगा देती है। तभी वो लड़की काव्या खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहाँ हैं ही नहीं। अरे वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए? तो फिर वो अपनी माँ को देखती है। काव्या अपनी माँ से पूछती है, माँ भी इधर 2 बच्चे थे, वो दोनों कहाँ गए? क्या आपने उनको देखा है? बेचारे 2 दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें यहीं बैठने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आया कर। तुम्हें ये कितनी बार समझाया है, ये सिर्फ गरीब दिखते हैं लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं। मौका मिलते ही चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। माँ वो दोनों बहुत अच्छे थे, उन बच्चों के माता पिता बाहर कोई नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं।
काव्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अभी भी काव्या उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं। और काव्या भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, जैसे आप मेरा साथ देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना। और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं। ठीक है रमेश, अगर कोई पेड़ दिखेगा तो हम इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ दिख जाता है और वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। रमेश तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। ये कहकर टीना मंदिर की तरफ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी। उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। टीना उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरे ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। टीना उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीना है आंटी। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है। बेटा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ कुछ खाने को दे दूंगी। मेरा घर यहीं पास में है। टीना और रमेश सुधा के साथ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उनको खाना खाते देखकर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी, मेरा नहीं गणेश जी का करो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम मिल पाए हैं। मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में, पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। टीना और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से वो तीनों साथ में रहते हैं और तीनों ही फूल बेचने भी जाया करते थे और वो एक परिवार के रूप में प्रेम से रहने लगे। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हुए अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं। लेकिन इंसान में अगर शिद्दत हो तो उसका हर सपना जरूर पूरा होता है। मालती और उसकी बेटी प्रीति की ये कहानी भी यही बताती है। मालती की शादी राजेश के साथ हुई थी। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन मालती राजेश से कहती है, सुनिए जी, कल अपनी प्रीति 1 साल की हो जाएगी। उसका पहला जन्मदिन है कल। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। शाम को चलेंगे बाजार, कुछ अच्छा सा खरीद लेना उसके लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, खेत जाने के लिए देर हो रही है। जी ठीक है। राजेश खेत के लिए निकल जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश था। अपनी बेटी प्रीति का जन्मदिन वो अच्छे से मनाना चाहता था, मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन खेत में काम करते वक्त एक जहरीले सांप ने राजेश को काट लिया। जहर की वजह से राजेश ने अपने खेत में ही दम तोड़ दिया। मालती के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। 1 साल की छोटी सी प्रीति की पूरी जिम्मेदारी अब मालती पर आ गई थी। मालती को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मैं कैसे अपनी बच्ची को पालूंगी? भगवान कैसे? मालती भगवान से सवाल तो पूछ रही थी, मगर वो जानती थी कि इन सवालों के जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में वो प्रीति को लेकर शहर आ गई। शाम होने को थी, तभी उसने एक लंबी सी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। फिर अचानक वो गाड़ी एक बंगले की तरफ मुड़ गई। बंगले का गेट गाड़ी के लिए खोल दिया गया। मालती ने झांक कर देखा तो बंगला काफी बड़ा था। मालती को एक उम्मीद मिली। काम और आश्रय की उम्मीद लिए मालती गाड़ी के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल दी। उसने देखा कि गाड़ी से पहले एक पुलिस का जवान उतरा। फिर उसने कार के पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से एक रौबदार महिला उतरी। तभी पुलिस के जवान की नजर मालती पर पड़ गई। उसने गुस्से से पूछा, ए, कौन है तू? कहाँ गुस्से चली आ रही है? जवान की डांट सुनकर मालती घबरा गई और वो वापस जाने लगी। तभी उस महिला ने मालती को, सुनो, रुको, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं मेरा नाम मालती है। मैं तो बस कुछ काम ढूंढ रही थी। आप
आपके बंगले में नौकरी मिल सकती है जी। हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही इस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। आओ मेरे साथ आओ। वैसे मेरा नाम सुहासिनी है। सुहासिनी ने पुलिस के जवान से सर्वेंट क्वार्टर का ताला खोलने के लिए कहा और फिर मालती से कहा, ठीक है मालती, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन रुको, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है तुम्हारी गोद में? क्या नाम है इसका? जी ये मेरी बेटी है प्रीति। होले मेरी गुड़िया, आप तो बड़े प्याले हो। सुहासिनी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मालती की आंखें भर आई। उसने सुहासिनी से कहा, मेम साहब, भगवान करे आप और बड़ी अफसर हो जाओ। मालती की बात सुनकर सुहासिनी मुस्कुराई। पास ही खड़ा जवान जोर से हंसने लगा और मालती से बोला, बड़ी अफसर मतलब? मैडम इस जिले की कलेक्टर हैं, IAS सुहासिनी पांडे, उनसे बड़ा कोई नहीं यहाँ। जवान की बात सुनकर मालती दंग रह गई। कलेक्टर होने के बावजूद इतनी सादगी, घमंड का नामो निशान नहीं था सुहासिनी में। अब तो मालती के दिल में सुहासिनी के लिए इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मालती सुहासिनी के बंगले का पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करती और साथ ही वो अपनी बेटी प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। सुहासिनी भी मालती के काम से बहुत खुश थी। एक दिन जब सुहासिनी प्रीति के साथ खेल रही थी, तब मालती ने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, मेम साहब एक बात पूछूं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, मैंने जिससे शादी करनी चाहिए वो किसी और का हो गया, तो बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजार रही हूँ लेकिन खुश हूँ। आंखों में नमी लिए सुहासिनी हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। मालती ने तय किया कि वो दोबारा कभी इस बारे में सुहासिनी से बात नहीं करेगी और उसका दिल नहीं दुखाएगी। एक दिन सुहासिनी जब ऑफिस में कुछ खिलौने और पेंसिल कॉपी थी, सुहासिनी ने आवाज लगाई, अरे प्रीति, कहाँ है मेरी गुड़िया? देखो तो आंटी आपके लिए क्या लाई है। सुहासिनी प्रीति से बहुत प्यार करने लगी थी। प्रीति भी सुहासिनी की आवाज सुनते ही सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ भागी चली आई। प्रीति नए खिलौनों और पेंसिल कॉपी को देखकर बहुत खुश हुई। सुहासिनी ने देखा कि प्रीति ने सारे खिलौने एक तरफ रख दिए और पेंसिल पकड़कर कॉपी में आड़ी तिरछी लाइन बनाने लगी। उसे ऐसा करता देख सुहासिनी को बहुत अच्छा लगा और मालती से बोली, लो मालती, देख लो, तुम्हारी राजकुमारी ने खिलौने छोड़कर पेंसिल पकड़ ली है। मालती, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं वादा करती हूँ कि प्रीति जहाँ चाहेगी और जब तक चाहेगी मैं पढ़ाऊंगी इसे। इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। ये कहकर सुहासिनी वहां से चली गई और मालती उसे कुछ कह ही नहीं पाई। उसके लिए तो सुहासिनी भगवान का रूप लेकर आई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और प्रीति बड़ी होने लगी। सुहासिनी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी। इसके अलावा जब भी उसे वक्त मिलता वो खुद भी उसे पढ़ाती। देखते ही देखते प्रीति ने पहले 12वीं में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी। लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। सुहासिनी की UPSC की परीक्षा बहुत अच्छी रैंक के साथ पास कर ली थी। रिजल्ट आने के बाद प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। आंटी, आंटी, माँ, कहाँ हो आप दोनों जल्दी आओ। तभी दरवाजे के पीछे से मालती और सुहासिनी दोनों अपने हाथों में मिठाई लिए प्रीति के पास आए। तुमने UPSC क्रैक कर दिया ना, तो क्या ये बात मुझे नहीं पता चलेगी? मेरी गुड़िया रानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मालती की आंखों में आंसू थे। उसे मिठाई खिलाई और फिर सुहासिनी के पैरों में गिर पड़ी। मेम साहब, मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूं? आप भगवान हो हमारे लिए। आज के जमाने में इतना कौन सोचता है किसी के लिए। तुम मेरी अपनी हो मालती, और गुड़िया तो है ही मेरी बेटी। चलो अब एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सुहासिनी मालती और प्रीति को कार में बैठाकर निकल पड़ती है। रास्ते में प्रीति हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? आज मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाने ले जा रही हूँ। अच्छा सच्ची? आज तक तो आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुहासिनी मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने पहुंच जाती है। वो तीनों कार से उतरते हैं। मालती और प्रीति बंगला देखकर हैरान रह जाते हैं। उस बंगले में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें देखते ही सुहासिनी का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से बोली, माँ कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? इस बार बड़े दिन लगा दिए आने में। हाँ माँ, एक जरूरी काम में लगी थी। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से जाने लगे। सुहासिनी ने बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहा।
जिसके बाद उन्होंने प्रीति के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर तीनों उस बंगले से बाहर आ गए। कार में प्रीति ने सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी कितनी अच्छी है आंटी, और आपने कभी बताया नहीं कि आपका असली घर इतना बड़ा है। प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कार बंगले से बाहर निकली तो प्रीति ने गौर किया कि बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था तृप्ति सिंह और नीचे लिखा था रिटायर्ड IAS। प्रीति ने नेम प्लेट पढ़ते ही सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी भी IAS ऑफिसर थी आंटी, आपने बताया क्यों नहीं आज तक? वाह, बेटी भी IAS और मम्मी भी IAS, क्या बात है। सुहासिनी खामोश थी और मालती हैरान। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहासिनी ने कार को एक गांव के पास रुकवाया और एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रीति, वो है मेरा असली घर। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे बाबा मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे लेकर शहर आ गई। तृप्ति मैडम ने हमें खाना दिया, सहारा दिया और मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ की मौत के बाद भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा, तभी से मैं उन्हें माँ कहकर पुकारती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। मुझे अच्छे से याद है जब मैं कलेक्टर बनकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा था, सुहासिनी बेटा, तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम्हें यही नहीं रुकना है। अब भी कई ऐसी बेटियां हैं जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं और एक कलेक्टर होने के नाते अब से तुम्हारा हर काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। मैंने हमेशा याद रखी और हमेशा ये कोशिश की कि कभी किसी बेटी के सपने अधूरे ना रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा ये सीख याद रखोगी बेटा। जी आंटी। नहीं माँ, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी माँ। मालती और प्रीति की आंखों में आंसू थे और मन में सुहासिनी के लिए बहुत इज्जत। तो वहीं सुहासिनी के चेहरे पर सुकून था, मानो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी उसने।